Gee, somebody is joining. Let me let them in. राइट बच्चों, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं विद सम important topics of A2 revision और economic growth and development 7 8 10 7 से 10 तक यूनिट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बाकी जो है वीडियोस अवेलेबल हैं, एक दो यूनिट्स की वीडियोस नहीं है। अगर बीच में हमारा टाइम लगा तो हम उनको स्पेशली कर देंगे, लेकिन वो फिर पास पेपर्स के थ्रू ही करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी यूनिट नंबर 7। इकोनॉमिक ग्रोथ आप लोग AS में A2 दोनों में पढ़ चुके हो, तो आई just quickly skim through it. Economic growth is when real GDP rises over time. It can be actual or potential. फॉर्मूला क्या है जी? वही जो इकोनॉमिक्स में हमेशा परसेंटेज चेंज का होता है। रियल जीडीपी 2 यानी करंट ईयर का माइनस रियल जीडीपी 1 यानी प्रीवियस ईयर का डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी 1 प्रीवियस ईयर का इनटू 100। जैसे 2020 में इस एग्जाम्पल के मुताबिक जो हमारा करंट ईयर है 103 बिलियन पे जीडीपी था डॉलर्स में, और 19 में 100 बिलियन पे, तो कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ आई? 103 माइनस 100 ओवर 100 इंटू 100, 3% इकोनॉमिक ग्रोथ हमने रियल टर्म्स में हासिल की। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ एएस में भी पढ़ा, A2 में भी ज़्यादा डिटेल में अब देखते हैं। When real GDP rises over time due to use of previously unemployed resources. It is linked with the movement from a point inside PPC towards PPC, और इसका लिंक रीजन क्या है इसकी? एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना, ये शॉर्ट रन ग्रोथ कहलाती है। एक सेकेंड जी, somebody is trying to enter. राइट, सो ये है जी इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअल। अब जरा इसका ग्राफ देख लें। लेफ्ट साइड पे पॉइंट यू से बी पे या बी से ए पे हम आए हैं, ये हमारी एक्चुअल ग्रोथ है। जबकि राइट साइड पे पूरा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। दिस इज द रीजन फॉर एक्चुअल ग्रोथ, यानी गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। किसी बच्चे को एक्चुअल ग्रोथ के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम या भी फिलहाल किसी चीज में? पोटेंशियल ग्रोथ इज मोर ऑफ अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। जी बेटे, हम पॉइंट यू पे थे, अनएम्प्लॉयमेंट थी, कुछ रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे थे, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। हमने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई, जिसके रिजल्ट में जॉब्स क्रिएट हुई और हम अपने पीपीसी के पास या उसके ऊपर आ गए। ये शॉर्ट रन में पॉसिबल है, तो इसको एक्चुअल ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि हम अपने करंट रिसोर्सेज को ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रीवियसली अनएम्प्लॉयड थे। यह समझ आई बेटे? वो पोटेंशियल है, बिल्कुल। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एक्चुअल। एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में बढ़े, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल देखते हैं जी। पोटेंशियल ग्रोथ इज व्हेन प्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीजेस। दिस इज लिंक्ड टू आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी एंड आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। This occurs in long run due to increase या improvement in quantity and or quality of resources, government की supply side policies, PPC shifting factors। तो अगर आप गौर से देखो, ये देखो, आह, हमारा लेफ्ट वाला डायग्राम, इसमें बीपीसी पूरा, मैं थोड़ा सा सेंटर करना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्यों ये स्लिप हो जाता है। चलें, जो भी है जी, इसको ऐसे ही मैनेज करते हैं। ये नहीं, इसमें वो बीच वाला फ्रेम है ही नहीं शायद। अच्छा, इस तरह हो रहा है, ये देखिए। अब मुझे आप बच्चे बताओ, जो पीपीसी ए बी से सी डी शिफ्ट हुआ है, ये कौन सी ग्रोथ है? जो ए बी से, ये पोटेंशियल ग्रोथ है। नहीं मेरा बेटा, नहीं 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 नहीं। किसने बोला है एक्चुअल? हम ना आपने? मैं दोबारा पूछता हूँ, जरा बच्चे एंटर हो रहे हैं तो मैं इनको जरा एक बार सेटल कर लूँ क्लास को। ये देखो, हम ना पूरा पीपीसी ए बी से सी डी पे शिफ्ट हुआ है, ये कौन सी ग्रोथ है बेटे? यस, और यू से बी पे जो मूवमेंट आई है, ये है एक्चुअल एंड पोटेंशियल, क्योंकि पहले पीपीसी से बाहर भी आप गए हो। ये थोड़ी गलती कर रहे हो आप, हम ना। कोई मसला है कॉन्सेप्ट में? बता दो। जी जी जी।
एक्चुअल भी है, लेकिन पहले पीपीसी से हम बाहर निकल आए ना, तो पोटेंशियल भी साथ में है। ओके, अब राइट साइड वाला डायग्राम देखें। जो एग्रीगेट डिमांड कर्व एशलीना एडी 0 से एडी 1 पे शिफ्ट हुआ है, ये कौन सी ग्रोथ है? एक्चुअल ग्रोथ। और जो पूरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व या एल आर एस वन से एल आर एस 0 से एल आर एस 1 पे गया है, ये कौन सी ग्रोथ है बेटे? पोटेंशियल। परफेक्ट। और इसकी रीजंस हमें बहुत अच्छी तरह पता है। रीजंस फॉर एक्चुअल ग्रोथ जी, causes of shift in aggregate demand, fiscal and monetary policy expansionary, taxes गवर्नमेंट कम कर देती है डायरेक्ट टैक्सेस, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है उससे एग्रीगेट डिमांड में वेरियस इंजेक्शंस आते हैं, मल्टीप्लायर आता है, एक्चुअल ग्रोथ आती है। जबकि पोटेंशियल ग्रोथ सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, बैंक लेंडिंग इजी करके। हमने बहुत सारे वेज देखे थे जिससे गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाती है, क्वांटिटेटिव ईजिंग करके, अपने बॉन्ड्स हमसे खरीद के, और फिर इंटरेस्ट रेट कम करके भी, या एक्सचेंज रेट डिवैल्यू करके। जी मेरे बेटा श्योर। क्वांटिटेटिव ईजिंग इज अ वे ऑफ increasing money supply in an economy. What economy does is government does is Zores, central bank अपने bonds and securities कमर्शियल बैंक से, प्राइवेट सेक्टर से खरीदना शुरू कर देता है। उससे सेंट्रल बैंक से पैसा निकल के कमर्शियल बैंक्स में आता है, हमारे अकाउंट्स में। कमर्शियल बैंक्स मल्टीप्लाइड लेंडिंग करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसके रिजल्ट में इंटरेस्ट रेट भी ड्रॉप होता है। जब भी मनी सप्लाई बढ़े, इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, केन्जियन थ्योरी के मुताबिक। जोरेस गॉट इट, या थोड़ा सा और? नहीं नहीं, गवर्नमेंट से नहीं बेटे, प्राइवेट सेक्टर से, हमसे खरीदते हैं। अच्छा सुनो, जब मनी सप्लाई कम करनी है, गवर्नमेंट हमें बॉन्ड्स बेचती है। हमारे कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स में से पैसा निकल के गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। कमर्शियल बैंक्स के पास इलिक्विड बॉन्ड्स आ जाते हैं, वो उसकी बेस पे लेंडिंग नहीं करते, मनी सप्लाई कम हो जाती है। और इसका ऑपोजिट क्वांटिटेटिव ईजिंग, गवर्नमेंट बाइज बैक, रिडीम्स दोज बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर। उससे पैसा हमारे अकाउंट्स में आता है, वो मल्टीप्लाइड लेंडिंग करते हैं, मनी सप्लाई बढ़ती है, और एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट रेट भी गिरता है। समझ आ गया जोरेज? कोई प्रॉब्लम हो तो ये मनी बैंकिंग एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन का चैप्टर 5 तरीके मैंने बताए हुए हैं मनी सप्लाई बढ़ाने और कम करने के, वो पढ़ लीजिएगा। तो अब इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हमने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है। रीजंस फॉर पोटेंशियल ग्रोथ जी, वही ऑल द फैक्टर्स दैट कॉज शिफ्ट इन पीपीसी आउटवर्ड, यानी गवर्नमेंट की सप्लाई साइड पॉलिसीज। तो क्या है जी? एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल एंड गैस एटसेट्रा। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज आ जाते हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। पीपीसी एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होता है, लॉन्ग रन में पोटेंशियल ग्रोथ आती है। यूजेस ऑफ हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पोटेंशियल ग्रोथ आती है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबर। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, या आप लोग सब समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो खामोश रहिएगा। इफ यू नीड लिटिल बिट रीइटरेशन तो आई कैन डू इट। ये हम बहुत दफा कर चुके हैं, तो आई एम जस्ट गोना स्किम थ्रू। अब मेरे बेटे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल ग्रोथ, आई एम गोइंग टू आस्क टू किड्स अगेन। हम ना मुझे बताएं यू से बी कौन सी ग्रोथ है, या कौन कौन सी ग्रोथ है? एक्चुअल एंड पोटेंशियल दोनों, क्योंकि हम पीपीसी से बाहर भी चले गए। यस। एंड ए बी टू सी डी, जोरेज, ये कौन सी ग्रोथ है? पूरा पीपीसी ए बी से सी डी पे शिफ्ट हो रहा है, ये कौन सी ग्रोथ है बेटे? गुड इनफ। मुझे बता दें जरवा, एग्रीगेट डिमांड कर्व एडी 0 से एडी 1 पे शिफ्ट हुआ है, कौन सी ग्रोथ है? अब्दुल गनी, एल आर एस 0 एल आर एस 1 पे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है, ये कौन सी ग्रोथ है? बेटे दोबारा देखो, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हुआ है, अभी सारा एक्सप्लेन करके आया हूं। ये पोटेंशियल ग्रोथ है, हमारा प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ रहा है।
रिसोर्सेज की क्वांटिटी या क्वालिटी बढ़ रही है? अब्दुल गनी क्लियर है कि नहीं बताएं, आपको तो एएस में ये बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है हमने। राइट वाले की बेटे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व LRAS 0 से LRAS 1 पे शिफ्ट हुआ है अपनी उसी शेप में, पहले परफेक्टली इलास्टिक फिर इन इलास्टिक और फिर परफेक्टली इन इलास्टिक, उसी शेप में शिफ्ट हुआ है। किस वजह से हुआ है बताएं मुझे। क्यों शिफ्ट होता है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई अब्दुल गनी? अब्दुल गनी बताएं। हाँ हाँ, कोई वजह बताओ, कोई रीजंस बताओ जिससे पीपीसी शिफ्ट होता है लॉन्ग रन। हाँ, गवर्नमेंट की सप्लाई साइड पॉलिसी, ब्रॉड हेड, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इन दोनों ग्राफ्स में एक्चुअल एंड पोटेंशियल दोनों ग्रोथ दिखाई हुई हैं। एनीवन एनी ट्रबल? बेटे पहले है, हाँ पहले है परफेक्टली इलास्टिक, वजह हम पीपीसी के अंदर है, आराम से सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, फिर बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर इनलास्टिक होना शुरू हुआ, हम पीपीसी के पास आ गए, स्किल्ड वर्कर्स, अच्छी मशीनरी, अच्छी लैंड नहीं मिल रही, सप्लाई बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। फिर हम पूरे पीपीसी पे पहुंच गए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ गए, तो हमारी सप्लाई परफेक्टली इनलास्टिक हो गई है फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से। गॉट इट? श्योर या? अच्छा जी, ये देखिए, सबसे पहले लेबल्स, ये मैक्रो है तो प्राइस लेवल और रियल आउटपुट या रियल जीडीपी का वर्ड आप लिखेंगे यहाँ पे। पहले परफेक्टली इलास्टिक है, फिर इनइलास्टिक हुआ और फिर परफेक्टली इनइलास्टिक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। पीपीसी से लिंक करो, पहले हम बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट थे, फिर हम फुल एम्प्लॉयमेंट के पास आए और फिर हम पीपीसी के ऊपर आ गए। ये जो यू एरिया है ये है, हम आराम से सप्लाई बढ़ा पा रहे हैं, वी आर बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, लेबर लैंड कैपिटल सब अवेलेबल है। फिर हम फुल एम्प्लॉयमेंट के पास आ गए, ये बी पॉइंट समझ लें। अब सप्लाई बढ़ाना मुश्किल हो रहा है, अच्छी लैंड्स, फर्टाइल लैंड्स, वर्कर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, फिर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गए हैं। तो एज अ रिजल्ट अब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो गई है, फिजिकली सप्लाई नहीं बढ़ सकती अनलेस पीपीसी पूरा शिफ्ट हो, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पूरा उस शेप में शिफ्ट हो। In real life, is it actually possible for supply to be perfectly elastic? नीचे वाले हिस्से में यस, इफ अ कंट्री इज वे बिलो इन देयर पीपीसी, जैसे कनाडा है, सो मच लैंड इज अवेलेबल, यू नो दे Yeah. हैव सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल। जी या समझ आ गया बच्चे? वेलकम वेलकम, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ऐसे ही किया करें, पूछा करें। लेट्स मूव ऑन, द होल आइडिया ऑफ दीज क्लासेस आर टू हेल्प यू आउट। ये सब एक्सप्लेन्ड है, मैंने बता दिया है। ये एमसीक्यू का है, इसको हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटपुट गैप्स, थोड़ा सा एलजीएस फेज 5 को मैं एड्रेस करना चाहूँगा। इस क्वेश्चन का बहुत गलत से ग्राफ आप लोगों ने बनाए थे, जो आपके मॉक्स में आया था, मेरा ही पेपर था और आप लोगों ने इसको काफ़ी मैसअप किया हुआ था। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ इज नोन एज आउटपुट गैप। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। अब जरा लेफ्ट साइड वाला ग्राफ देखें, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, उसका परफेक्टली इनइलास्टिक पार्ट इज आर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाई एफ। हमारा करंट इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड का ई पे है, यानी वाई पे। तो वाई टू वाई एफ हम फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे हैं। गवर्नमेंट को एक्सपेंशनरी पॉलिसी फिस्कल लगा के या मॉनेटरी एग्रीगेट डिमांड को राइट पे शिफ्ट करवाना चाहिए ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम पहुंच सकें। जुरेज मनाल समझ आई ये बात? दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि ये पूरे बैच ने तकरीबन गलत किया हुआ था, तो मैं थोड़ा समझा दूँ। ये देखो बच्चे, बहुत सिंपल लेबल है, आप वो एई मॉडल भी यूज़ कर सकते थे, विड्रॉल इंजेक्शन मॉडल भी, और ये सिंपल वाला
एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई भी। इस केस में हमने नेगेटिव आउटपुट गैप दिखानी है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे है, जबकि हमारा करंट इक्विलिब्रियम ए डी और ए एस का थोड़ा सा उससे पीछे है। ये हमारा करंट इक्विलिब्रियम है वाई ई। यहां से वाई ई से वाई एफ नेगेटिव आउटपुट गैप एग्जिस्ट कर रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाना तो एग्रीगेट डिमांड को बाहर शिफ्ट करवाएं एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा के। अब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे और हमारा आउटपुट गैप, नेगेटिव आउटपुट गैप कवर हो जाएगा। समझ आई जुरेज, मनाल? मनाल आई नीड रिट्रेशन बेटे। ओके ग्रेट। अब जुरेज अगला देखें और आप मुझे एक्सप्लेन करें ग्राफ। माइक्स बंद रखें बेटे, माइक्स बंद रखें। जुरेज, ग्राफ ऑन द राइट साइड पॉजिटिव आउटपुट गैप, इसमें क्या हो रहा है? कुछ गलत बोल रहे हैं जी, दोबारा देखें। हमारा वाई एफ, हाँ जी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज। यार ये कौन बच्चा है जो अपने दोस्तों से गप्पे लगा रहा है माइक खोल के? अच्छा वही, अच्छा अच्छा, बच्चे किसी और को पढ़ा रहा है इस वक्त, क्लास विद इन द क्लास। अच्छा जी, अब देखें वाई एफ जोरेज इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इकोनॉमी ओवरहीटेड है, अपने फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा आगे है, ओवर टाइम लगा रहे हैं वर्कर्स, मशीनरी को रिपेयर, हाँ, बर्न आउट हो रहे हैं। हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का इक्विलिब्रियम ई पे है, वाई आउटपुट है, जबकि मैक्सिमम आउटपुट बना सकती थी इकोनॉमी वाई एफ। हम अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट गुड, दिस इज ब्रिंगिंग इन्फ्लेशन इनटू द कंट्री। तो वी नीड टू ब्रिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व बैक और दोबारा इसको इक्विलिब्रियम पे नीचे लाएं ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वापस रिस्टोर हो। इसमें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज यूज होंगी। जुरेज बेटे क्लियर हो गया? उसमें एक्सपेंशनरी, यही क्वेश्चन था, इफ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी इज यूजफुल इन एलिमिनेटिंग नेगेटिव आउटपुट गैप, ये क्वेश्चन था। समझ आ गया ना? अब आपको कई बच्चों ने वो पॉलिसी सही बता दी, बड़ा अच्छी डिटेल्स, लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस थी, फ्यूचर कॉन्फिडेंस का ना होना इकोनॉमी में, यू नो पॉलिटिकल मोटिव्स का होना फिस्कल पॉलिसी में, लेफर कर्व, क्राउडिंग आउट, वो मिस हो गई थी सारी। क्राउडिंग आउट एक बार मैं बता देता हूँ, क्राउडिंग आउट इज व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन अस बट बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। उससे कमर्शियल बैंक्स के लोन्स की डिमांड बढ़ती है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, तो कहाँ एक्सपेंशनरी इफेक्ट आना था, कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट आ जाता है, वो क्राउड आउट हो जाती है। समझ आ गया? और लेफर कर्व क्या कहता है कि अगर हम बहुत ज्यादा हाई टैक्स कर दें तो टैक्स रेवेन्यू गिर जाता है क्योंकि लोगों को डिसइंसेंटिव टू वर्क आता है। तो उसमें वो गलत बात हो रही है। फिस्कल पॉलिसी कहती है जब ज्यादा टैक्स करो हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, जबकि ये कह रहा है लेफर कर्व कि टैक्स रेवेन्यू गिरेगा। ये उसकी लिमिटेशंस हैं फिस्कल पॉलिसी की। जी बेटे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये देखें सब लिखा हुआ है यहाँ पे। नेगेटिव आउटपुट गैप लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड की वजह से है, हमें एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज यूज करनी है। पॉजिटिव आउटपुट गैप, इकोनॉमी इज ओवर हीटिंग, ना मशीन्स को रोक रहे हो रिपेयर करने के लिए, ना ही वर्कर्स को रेस्ट दे रहे हैं, 60 आवर्स काम कर रहे हैं जैसे यूएई में इस वक्त हो रहा है। तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे हैं, अब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज यूज करनी है। एनी कंफ्यूजन बच्चों? हम्म, बिल्कुल, अच्छा बच्चा तो मल्टीप्लायर का बनाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश।
उसमें पीपीसी भी बनाओगे आप, एक पॉइंट अंदर दिखाओगे कि भाई हम इतना दूर हैं अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट से, ये हमारा नेगेटिव आउटपुट कैप है, वो भी दिखा सकते हैं। राइट। जी माइक्स बंद कर दें। बिजनेस साइकिल, आई जस्ट क्विकली स्किम थ्रू इट, बहुत दफा किया हुआ है। दिस इज द स्टेजेस एन इकोनॉमी गोज थ्रू ओवर टाइम थ्रू चेंजेस इन रियल जीडीपी, और ये ऑटोमेटिकली ओवर टाइम हो रहा होता है। वाई एक्सेस पे रियल जीडीपी है, एक्स एक्सेस पे टाइम है। Growth period, when real GDP rises over time. Boom, when real GDP rises rapidly and reaches a very high level, economy starts overheating and it causes recession. यानी एग्रीगेट डिमांड गिरना शुरू करती है, रियल जीडीपी गिरता रहता है। रिसेशन की डेफिनेशन में आपने 6 मंथ जरूर बोलना है। रिसेशन इज व्हेन रियल जीडीपी फॉल्स फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। फिर जी बेटे जी बोलें, पूछें। और स्लम्प इज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट रिसेशन, कई साल तक जीडीपी गिरे, जैसे वर्ल्ड डिप्रेशन आए थे वर्ल्ड वॉर्स के बाद। जी बेटे बोलें। जी नहीं, ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैं, गवर्नमेंट कुछ ना भी करे तो ऑटोमेटिकली ठीक होता रहेगा। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। बूम पीरियड था, मुझे बताएं गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पे, तो उसकी वजह से रिसेशन कायम होगा, बिकॉज गवर्नमेंट इंजेक्शन जो है वो निकल गया। फिर रिसेशन में गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा और उन्हें स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो खुद ही ठीक हो जाएगा, समझ रहे। लेकिन ये क्योंकि इतना लंबे फेजेस होते हैं, गवर्नमेंट चाहती है ट्रेंड ग्रोथ लाइन पे रहे, ना ही हैवी ग्रोथ आए ना कोई रिसेशन स्लम्प्स आए। बच्चों सबको समझ आ गया है, कोई कंफ्यूजन? माइक खुला है किसी का? पूछें पूछें जल्दी से, बंद करें इसको। जी अब इसके सिम्टम्स देख लो, ये डेफिनेशंस मैंने बता दी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में लो होती है, बूम में वेरी लो, वेर ऑलमोस्ट ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बियॉन्ड। रिसेशन में बढ़ना शुरू होती है और स्लम्प में बहुत ज्यादा हो जाती है। फ्यूचर कॉन्फिडेंस फर्म्स एंड कंज्यूमर्स का। बेटे किसका माइक है जो बार बार ऑन करते हैं? पूछें या तो क्वेश्चन बताएं। हेलो। दिस इज नॉट प्रोडक्टिव, whoever this kid is needs to realize they are not helping the class. No, it's not. Anyways, अब बंद हो गया जी, प्लीज थैंक यू। अब जी फ्यूचर कॉन्फिडेंस, ग्रोथ पीरियड में फर्म्स और कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस ज्यादा है, इनकम्स अच्छी हैं, जॉब्स में तरक्की आ रही है, बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, बूम में वेरी हाई, और यही हाई कॉन्फिडेंस ही मारता है और रिसेशन को ले आता है, क्योंकि एक्सट्रीम इन्फ्लेशन कॉज करता है। और फिर स्लम्प, वेरी लो कॉन्फिडेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चे अक्सर मिस इंटरप्रेट करते हैं। ग्रोथ पीरियड में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है, इनकम्स बढ़ने से हम लग्जरी गुड्स इंपोर्ट करते हैं, कारें फर्नीचर्स वगैरह, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाता है। और बूम में हाई डेफिसिट होने का खतरा, रिसेशन और स्लम्प में सरप्लस। इन्फ्लेशन अलबत्ता आपको पता ही है, ग्रोथ और बूम में शदीद डिमांड पुल इन्फ्लेशन, रिसेशन में कम और स्लम्प में डिफ्लेशन आ जाती है। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई क्वेश्चन? अब जरा कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल के क्यों ये होता है। चेंजेस इन बिजनेस साइकिल कैन अकर ड्यू टू चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एट टाइम दोनों भी हो सकती हैं या फिर कोई एक। जैसे चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड, अगर बिजनेस कॉन्फिडेंस की बात करें, अगर बिजनेसेस आर पेसिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट का विड्रॉल होगा, एग्रीगेट डिमांड, जीडीपी गिरेगा, नेगेटिव मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इफेक्ट आएगा, रिसेशन हत्ता के स्लम्प भी आ सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर विल वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर जी मनी सप्लाई चेंजेस में ऑल्सो अफेक्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व। अगर मनी सप्लाई कम करती है गवर्नमेंट, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों विड्रॉ होंगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, नेगेटिव मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर, रिसेशन आ गया, एंड वाइस वर्सा। पॉलिटिकल साइकिल्स, इलेक्शन के पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करेगी, मल्टीप्लायर आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ के रिसेशन वगैरह जो है वो ख़त्म होगा। लेकिन जब वो स्पेंडिंग कम करते हैं आफ्टर इलेक्शन तो डाउनवर्ड इकोनॉमी जाती है, रिसेशन आता है।
बेटे समझ आ गया? चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड, बिजनेस कॉन्फिडेंस, मनी सप्लाई, पॉलिटिकल साइकिल्स। एग्रीगेट डिमांड के फैक्टर्स हैं बहुत सिंपल। चेंजेस इन एग्रीगेट सप्लाई, इसको समझते हैं जी। इससे कैसे? इसमें पॉजिटिव सप्लाई साइड शॉक्स भी होते हैं, जैसे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होंगी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। लेकिन नेगेटिव सप्लाई शॉक्स, जैसे कोविड-19, कोई नेचुरल डिजास्टर आया है या वर्ल्ड वॉर आई है, वर्ल्ड वाइड रिसेशन आता है जैसे कोविड-19 के दौर में आया था, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सप्लाई साइड शॉक्स। क्लियर हो गया बच्चों? अब जी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, आसान टॉपिक है, क्विक रिवीजन बस हम करवा रहे हैं। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इज द वन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। होलिस्टिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ग्रोथ आई है सबको बेनिफिट मिले, चंद खास ग्रुप्स को बेनिफिट ना मिले, सबको मिलता जुलता बेनिफिट मिले। उसके दो एस्पेक्ट्स हैं जी। मॉनेटरी टर्म्स में कि सबकी इनकम्स बढ़े, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में सबके पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आए, बेहतर हेल्थ केयर, एजुकेशन, बेसिक लेवल की सेफ्टी एंड वर्क कंडीशन सबकी अच्छी हो। समझ आ गया भाई इस्माइल? दिस इज कॉल्ड inclusive economic growth, which is distributed fairly across societies and creates opportunities for all the groups of society, not particular groups. समझ आ गया बेटे? नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। क्या चीज? आप एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, एक्सटर्नल एक्सटर्नैलिटीज की? ओके। प्राइवेट बेनिफिट या इंटरनल बेनिफिट्स आर रिसीव्ड बाय डिसीजन मेकर्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, यानी रेवेन्यू एंड यूटिलिटी। जबकि एक्सटर्नल बेनिफिट्स आर, उनकी क्वेश्चन आया था एग्जाम, एक्सटर्नल बेनिफिट्स आर रिसीव्ड बाय थर्ड पार्टीज एज अ रिजल्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मसलन जॉब क्रिएशन, अदर बिजनेस एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, इलाके का, कंट्री का जीडीपी बढ़ना। गॉट इट जुरेज? हाँ हाँ, इसलिए समझ आ गया था। अब आपको क्लियर हो गया 100%? एफिशिएंसी पे मैंने बहुत काम करवाना है, बस ने इसलिए ये जल्दी से रिविजन्स करवा रहा हूँ ताकि एफिशिएंसी को मैं रिवाइज भी करवाया है। वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने तीनों पोस्ट की हैं, और उसके बाद जो है हमने बहुत क्वेश्चन एफिशिएंसी के और बाकियों के करने हैं। लेट्स मूव ऑन जी। पॉलिसीज टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसी पॉलिसीज लगाओ कि बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज सबके लिए हों, इवनली हों, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करें, ट्रांसफर पेमेंट्स करें, नेगेटिव इनकम टैक्स वगैरह लगाएं, इससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है। ठीक है? फिर जी हाई नेशनल मिनिमम वेज। मिनिमम वेज किसके लिए होती है? जो इंतहाई अनस्किल्ड हैं, बहुत गरीब हैं, मिनिमम वेज हाई कर दें तो जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगा। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, ऐसे लॉज बनाएं कि जो कुछ ग्रुप्स जो हैं वो एक्सक्लूड ना हो जाएं और बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सबको जाएं। डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट जेंडर्स, सबके लिए जॉब्स क्रिएट हों। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज ये करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक्स टू रिड्यूस जियोग्राफिकल इमोबिलिटी ऑफ लेबर एंड रीजनल डिफरेंसेस इन इनकम। अगर हम बलूचिस्तान में अच्छे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बना दें तो जो इनकम गैप्स पाकिस्तान में वो बड़ी हद तक कम हो जाएंगे। नेक्स्ट जी, ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन। ट्रेड यूनियंस के पास अगर ज़्यादा पावर आ जाए तो वो वर्कर्स राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको थोड़ी पावर दें ताकि वो वर्कर्स को ज़रा प्रोटेक्ट करें और हाई मिनिमम वेज लगा सकें। जैसे हमने उसमें देखा था लेबर मार्केट में, लॉज अगेंस्ट स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर। किसी को इन पॉलिसीज़ में मसला जी? थोड़ी मुझे वाइब आ रही है कि रिवीजन अच्छी नहीं थी। चले, अच्छा हमने रिवाइज कर लिया, लेकिन बाकी यूनिट्स को आप लोगों ने ज़रा क्विकली देखना ज़रूर है, सिर्फ इन पर रिलाई करके नहीं बैठ जाना। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सिंपल है, ऐसी ग्रोथ जो कंटिन्यू कर सके ओवर टाइम, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। टू अचीव दिस, अ डिलिबरेट एंड डिटर्मिन्ड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस थ्री एम्स: economic, social, environmental. This is because social divides, lack of access to some people of good education, healthcare, and housing, or a damage to environment can threaten a country's ability to continue to produce a higher output. तो ऐसी पॉलिसीज लगाई जाएं कि एनवायरनमेंट कम से कम खराब की जाए,
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा फेयर रहे, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन हेल्थ केयर वास्टली अवेलेबल हों सबके लिए। ये है जी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी को इसमें प्रॉब्लम जी? अब जी आर्ग्यूमेंट्स फॉर यूजिंग रिसोर्सेज, क्या हमें कमर्शलाइज करना चाहिए? क्या हमें इकोनॉमिक ग्रोथ लेनी चाहिए और अपने रिसोर्सेज को अभी इस्तेमाल करना चाहिए? इसके हक में आर्ग्यूमेंट है यूजिंग रिसोर्सेज नाउ कैन ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। मसलन हम ट्रीज काट रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ज़्यादा गैस ऑयल निकाल रहे हैं, एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, वक्ती तौर पे आउटपुट भी बढ़ेगी और जॉब्स भी क्रिएट होंगी। नेक्स्ट जी एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा सकते हैं, इससे एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आएगा, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। ग्रोथ लेंगे तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आएगा, जिसको वो मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन हेल्थ केयर वगैरह पे लगा के, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स एंड पोर्ट्स वगैरह पे, और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे लगा के गवर्नमेंट जो है फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ भी हासिल कर सकती है। सो बेसिकली क्यों हमें रिसोर्सेज यूज करने चाहिए जी? इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, जिससे फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ की जा सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल गोल्ड वगैरह इस वक्त महंगे हो सकते हैं, तो उनको अभी निकालो और बेच दो ताकि मुल्क में इनफ्लोज ऑफ मनी आए। तो ये चार आर्ग्यूमेंट्स थे फॉर नॉट प्रिजर्विंग रिसोर्सेज टू मच, कंजर्व नहीं करना, यूज करना। जबकि एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट देते हैं और इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई अगर आप रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मसलन हम रेन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एरियाज ऑफ सीनिक ब्यूटी को बचा के रखें, टूरिज्म आएगा। जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह की मेन इनकम टूरिज्म के थ्रू है। फिर जी एनवायरनमेंट कैन बी सेव्ड, हम अगर रेन फॉरेस्ट को बचाते हैं, जंगलात को कायम रखते हैं, तो कार्बन एमिशंस कम होंगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट हमारी जो इकोनॉमी है वो इन्वायरमेंटली हम लोग ज़्यादा साफ रहेंगे। नेक्स्ट जी कंजर्विंग रिसोर्सेज मे बी बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर एंड मे डेवलप कंपैरेटिव एडवांटेज इन फ्यूचर। हो सकता है अभी रिसोर्सेज सस्ते हों, फ्यूचर में उनकी स्कार्सिटी की वजह से रेट बढ़ जाए, तो अभी बचा के रखो, फ्यूचर में उनको बेचिएगा। समझ आ गया बेटे? अब इसकी इवैल्यूएशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दिस डिसीजन, whether demand for the products made by the resources is likely to increase or decrease in future। अगर लगता है फ्यूचर में डिमांड गिरने वाली है, इज बेटर टू यूज देम नाउ। लाइक सऊदीया और ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, द पेट्रो स्टेट्स, दे फील कि काश हम इलेक्ट्रिक कार्स के आने से पहले ज़्यादा ऑयल बेच लेते। ऑयल सस्ता हो गया उनके आने से, डिमांड कम हुई है। नेक्स्ट जी, if resources non renewable हैं तो it's important to invest in some sort of renewable resources, कोई इस तरह की एनर्जीज वगैरह हम डेवलप करें कि फ्यूचर के लिए हमें मसला ना हो। नेक्स्ट जी, एडवाइजेबल टू कंजर्व रिसोर्सेज, अगर कंट्री के पास इस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है उनको यूज करने का, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन ऐसा कोई कंपैरेटिव एडवांटेज बना ले। जैसे पाकिस्तान में ऑयल निकलने का चांस था, लेकिन बाद में पता लगा नहीं था, लेकिन अगर वो होता भी ऑयल तो इतनी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट थी कि पाकिस्तान को बारे में नहीं आता था, तो बेहतर था कि पाकिस्तान उसको रोक लेता और फ्यूचर जनरेशन उसको डेवलप करती। Could it be ऊंचा always ऊंचा that, it's not necessarily always their own decision of how much they're being used, because how much people exploit them, or if you have like multinational companies that exploit एग्जैक्टली अच्छा पॉइंट दिया कि ये भी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के पास कंट्रोल कितना है। हो सकता है मल्टीनेशनल या लोकल पीपल स्टार्ट यूजिंग दोज रिसोर्सेज विदाउट गवर्नमेंट वांटिंग देम टू यूज इट, तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। इसी तरह जैसे पाकिस्तान जैसा कंट्री है, इफ द कंट्री हैज हाई डेट्स, इट माइट बी फोर्स्ड टू यूज रिसोर्सेज राइट अवे, इट डज नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ वेटिंग फॉर फ्यूचर। समझ आ गया बेटे? अगर ये 20 मार्क का क्वेश्चन आए कर लोगे, रिवीजन आपके ऊपर है कितना स्ट्रॉन्ग करते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पता आ जाए कि क्या रिसोर्सेज कंज्यूम करने चाहिए या कमर्शलाइज करने चाहिए। बेसिक है, अच्छी तरह डेवलप की। जी सॉरी, बेटे मैंने ग्रुप में लिस्ट डाली हुई है लाइफ सेविंग चैप्टर्स की। शरियार, यही 7 to 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, आप वाले में ही तो मुदस्सर ने पिक्चर लेके डाली थी, वहीं से मैंने सबको शेयर किया था।
बहरहाल सुन लें जी, मैंने कई वीडियोस में भी ये रिवाइज किया है। कंज्यूमर बिहेवियर, लेबर मार्केट, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कंज्यूमर बिहेवियर, लेबर मार्केट, और दो छोटे यूनिट्स, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स। ठीक हो गया बेटे? That's micro. तो माइक्रो और मैक्रो दोनों बता दिए ना। Okay. The topic is the impact of economic growth and environment and climate change policies to reduce this effect. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार जरा जल्दी से रिवाइज करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे एनवायरनमेंट को हार्म करती है और कैसे क्लाइमेट चेंजेस को स्पीड अप करती है। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है जी? अगर हम ज़्यादा जानवर रखें, लाइफ स्टॉक रखें, तो उनकी वजह से मीथेन गैस रिलीज होती है। साथ में कैटल बहुत पानी पीता है, तो एज अ रिजल्ट वाटर रिसोर्सेज भी फ्यूचर के लिए कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जी, ज़्यादा क्रॉप्स लगाने के लिए आपको बढ़ाने के लिए आपको फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे आप डेंजरस गैसेस लिख दीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। रेन फॉरेस्ट काटने की वजह से कार्बन अब्जॉर्प्शन कम होती है। तो बेसिकली लार्ज स्केल फिशिंग की वजह से फिश स्टॉक कम हो रहे हैं। माइनिंग की वजह से बहुत बुरी एक जहर सी होती है, आर्सेनिक एंड मर्करी, जो कि नियर बाय रिवर्स में आ जाती है। तो प्राइमरी सेक्टर कैसे पोल्यूशन में ऐड कर रहा है? जानवर रखने की वजह से हमें मेथेन गैस और फ्यूचर के लिए वाटर रिसोर्सेज की कमी हो रही है। ज़्यादा क्रॉप्स उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स, केमिकल का यूज़ डेंजरस गैसेस को एलिमिनेट कर रहा है। रेन फॉरेस्ट वगैरह काटने की वजह से कार्बन बढ़ रही है दुनिया में। फिशिंग ज़्यादा करने से फिश स्टॉक्स कम हो रहे हैं। माइनिंग ज़्यादा करने से आर्सेनिक और मर्करी हमारे दरियाओं में जा रहा है। सेकेंडरी सेक्टर मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल बर्न किए जाते हैं टू पावर स्टील प्लांट्स या एनर्जी प्लांट्स, तो उसके रिजल्ट में शदीद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। आपका शहर तो दुनिया के पोल्यूटेड मोस्ट पोल्यूटेड शहर में है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जी, टर्शरी सेक्टर क्या कर रहा है? ज़्यादा टूरिज्म की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं। सीनिक एरियाज ऑफ ब्यूटी वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। कोरल रीफ्स वगैरह ख़त्म होते जा रहे हैं दुनिया से। कंजम्पशन, यानी कि टूरिज्म के रिजल्ट में टर्शरी सेक्टर की वजह से कंजम्पशन का रिवाज आ रहा है। सैरें करते हैं लोग, जिसकी वजह से ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पे आ रही हैं, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रही है। टर्शरी सेक्टर इज़ अ ह्यूज इनकम जनरेटर, शॉपिंग करवाता है, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ होता है, और दो दुनिया भर में ये बैंड है, लेकिन हमारे मुल्कों में देखो अभी तक ये मिल रहे हैं। तो एक एक प्लास्टिक बैग को डीजनरेट होने में सालों लग जाते हैं उसको लैंडफिल्स में। तो एज अ रिजल्ट दुनिया के ओशंस पोल्यूट होते जा रहे हैं। समझ आ गया मेरे बच्चों? क्या करें जी? what to do to lessen the impact of this activity? Subsidize cleaner sources of energy, ये वही इकोनॉमिक एफिशिएंसी वाले हैं। अगर हम ग्रीन फर्म्स को सब्सिडाइज करते हैं, तो उसकी वजह से विंड मिल्स लगाओ, सोलर एनर्जी यूज करो, ताकि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो। और एज ए रिजल्ट ग्रीन फर्म्स को आप जब सब्सिडीज देते हो, तो डर्टी फर्म्स को भी आता है एक किस्म का इंसेंटिव कि हम भी ग्रीनर टेक्नोलॉजी पे स्विच कर जाएं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द डैमेज नज थ्योरी, हम मुसलसल परसुएजन करें, बिहेवियर चेंज करवाएं लोगों के। जैसे मैंने यहाँ देखा है कि हम लोग आर वेरी केयरलेस अबाउट थ्रोइंग रैपर्स आउट ऑफ अ कार। गलत है, प्लास्टिक रैपर्स हैं या क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम गाड़ी में ही रख लें और घर जाके उसको बिन करें ताकि वो लैंडफिल्स में जाए, सही तरह उसको डिस्पोज ऑफ करें इन द डस्टबिन्स। ये मसले लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। लॉज बनाए जाएं जिनमें प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स वगैरह को जैसे दुनिया भर में किया गया उसको ख़त्म किया जाए। लॉज स्ट्रिक्ट होते हैं, इमीडिएट इफेक्ट आता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्फोर्सिंग लॉ ज़रा ज़्यादा होती है। इनडायरेक्ट टैक्स यूज़ करें, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, वही मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर टैक्स लगाएं ताकि सोशली ऑप्टिमम लेवल पे आए। इससे गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी मिलेगा और पोल्यूशन में भी कमी आएगी। लेकिन मसला क्या आता है जी? इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जैक्ट कितना टैक्स लगाया जाए, एक्सटर्नल कॉस्ट को मैनेज कर कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट गैस मारने पड़ते हैं, और इनका इफेक्ट रिग्रेसिव है। गरीब का इनकम में से बड़ा प्रोपोर्शन लेते हैं और अमीर के थोड़ा, तो इनकम गैप्स बढ़ते हैं। पोल्यूशन परमिट्स, अ गुड पॉलिसी। इसमें क्या है जी? एक लिमिट लगा दें हाउ मच अ फर्म कैन पोल्यूट, फिर उन फर्म्स को लाइसेंसेस बेचें,
लाइसेंसेस को ट्रेडेबल कर दें। तो जब क्लीन फर्म्स हैं उनका लाइसेंस बचा हुआ होगा, डर्टी फर्म्स जल्दी खत्म कर देंगी, वो क्लीन फर्म से खरीदेंगे, तो इससे इंसेंटिव फॉर फर्म्स टू बिकम क्लीनर एंड रिड्यूस देयर कॉस्ट आएगा। ये मार्केट मैकेनिज्म यूज हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। गवर्नमेंट को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करना पड़ रहा, बस लाइसेंस की लिमिट सेट कर दी है तो दे कैन मेंटेन द लेवल ऑफ पोल्यूशन एट अ सर्टेन लेवल, क्योंकि फर्म्स आपस में ही बाय एंड सेल करके पोल्यूशन परमिट्स को, पोल्यूशन के लेवल को ऑप्टिमम पे कर रहे हैं। अब बेटे ये जो भी क्वेश्चन एंड पे लिखे हुए हैं इसका मैं आपको एंड पे बता दूं, मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और प्लीज़ डेली की बेस पे, अब टाइम इतना नहीं है कि मैं कहूँ वेट करें, डेली की बेस के ऊपर आप ये देखो A2 मैक्रो इकोनॉमिक पास्ट पेपर्स सॉल्यूशंस यूनिट 1 से शुरू हुए हैं और कोई 25 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई पहले 5-6 यूनिट्स मैंने आपको टेस्ट भी किए थे, बाकी टेस्ट नहीं हो सके थे, लेकिन देखो हर टॉपिक के एंड पे जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है, समझ आ जाएगा कि जो नोट्स हैं उनसे आंसर कैसे बनते हैं। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। समझ आ गया मेरे बच्चों? I'm closing the class now.